हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हमने जो आपको टेस्ट नंबर 1 दिया था उसका आज हम इसमें सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एंशिएंट इंडिया हमने अभी आपको पढ़ने के लिए बोला था, तो उससे ये क्वेश्चन है। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन हैं आपके, और आप ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर हो तो उन लोगों ने, आई होप कि कुछ लोगों ने सेंड किया और आप प्रॉपर तरीका से फिर उसको देखे होगे, मल्टीपल टाइम उस चीज को सोल्व किए होगे, देखे होगे कि किधर से क्वेश्चन आया, किस ढंग से ऑप्शन चेक करना है, ये सारे चीजों को। तो इसमें आज हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइड इन द सेंस कि इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चंस मैंने टोटल आपको बोला था कि जब इंड इंड तक, यानी कि टोटल इसमें हम अप्रॉक्स 5000 क्वेश्चन मेंटरशिप प्रोग्राम में टोटल डिस्कस करेंगे। उसमें आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, मींस 5000 से एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, वो सारे मिला करके, यानी कि जो कोर सब्जेक्ट के हैं वो, फिर आपके करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये कुल मिलाकर के करीब 5000 के आसपास होगा। हर क्वेश्चन को आप यदि प्रॉपर तरीका से ईमानदारी से करते हो तो मैं समझता हूं कि आप सफिशिएंटली एबल होगे जब एग्जाम होगा तो 160 प्लस स्कोर करने में। अब ये डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को किस ढंग से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कनेक्ट द डॉट्स करना चाहते हैं तो हम ये सारे 5000 क्वेश्चन को करने के बाद हम 200 मार्क्स भी ला सकते हैं, 200 भी ला सकते हैं, यदि हम प्रॉपर कनेक्ट द डॉट्स करना जाने तो। अब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन के आपके रिटन में आंसर मिल जाएगा कि यस ये आपको समझना है। मैं कुछ चीजों में जहां जरूरत होगा वहां लिंक स्टेब्लिश करने का वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ये कि किसी को ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगते हैं आपको कि टफ हैं, लेकिन उसको ऑप्शन एलिमिनेट करके आप उसमें बना सकते हो, आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो इसमें से हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन जो है दोनों में, हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों में टाइप्ड हैं। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में अपना करेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें विचार करना है। कह रहा मोर साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम चोलिस्तान देन इन द सिंध रीजन। हाफ ऑफ द चोलिस्तान डेजर्ट लाई इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसको एनसीईआरटी वाला चैप्टर फर्स्ट देखोगे तो उस चैप्टर फर्स्ट में ही ये आपको मिलेगा। तो कह रहा है कि मोर साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन चोलिस्तान। यस, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि चोलिस्तान में टोटल जो अभी तक डिस्कवर्ड, जो एनसीईआरटी का देखोगे उसमें 239 साइट्स चोलिस्तान में है और सिंध में 106 साइट है। तो नो डाउट ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, क्योंकि चोलिस्तान में मोर साइट्स डिस्कवर किए गए हैं, यानी कि सिंध क्षेत्र की तुलना में चोलिस्तान से अधिक स्थलों की खोज की गई है, तो सही है। नेक्स्ट है, हाफ ऑफ द चोलिस्तान डेजर्ट लाई इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो आपका पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब सूबा में, पंजाब राज्य में स्थित है। और जो कि पाकिस्तान में है, तो वो मेजोरिटी जो है, मैक्सिमम पार्ट वो ऑलमोस्ट वो पंजाब में, पाकिस्तान में ही है। यस, ये पार्ट है ग्रेटर थार डेजर्ट का, ग्रेट थार डेजर्ट का पार्ट है। थार डेजर्ट जो जानते हो, थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान जो है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। तो ऑब्वियसली है कि सब देश आजाद हुआ तो दो पार्ट हो गए, एक पाकिस्तान हो गया और एक हिंदुस्तान जो, यानी कि भारत जो है वो रहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है। कुछ क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी के बाहर भी रहेंगे, ये बात मान लो, ऐसा बोलोगे आपकी एनसीईआरटी आपने पढ़ने दिया था और जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बाहर है, नहीं। कुछ क्वेश्चंस आपको बाहर भी रहेंगे, और जब ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कमिंग डेज में आप देखोगे तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट भी होंगे। जो मैं 5000 क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 5000
अलग अलग क्वेश्चन, लेकिन आप हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से नहीं कर सकते हो शुरू में, बाद में जब चलेगा तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी आ सकता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि 5000 अलग अलग क्वेश्चन ये किया था, तो उसमें से इसी वजह से कह रहा हूं कि मिनिमम 5000 क्वेश्चन, कुछ उसमें रिपीटेड भी होते हैं एग्जैक्ट। अब यूनिक क्वेश्चन देने के लिए अब पूरा एक एक क्वेश्चन को नेक्स्ट जब देते हो तो फिर पूरा डेटाबेस को चेक करो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है चीजों को करना। तो कोई ये नहीं, रिपीट यदि होता है तो सही है, आपको आसानी होगी कि ये क्वेश्चन हम पहले से किए हुए हैं तो हमें आसानी से हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मेजोरिटी ये है एनसीईआरटी से आपको बन रहे हैं, कुछ जो है आउटसाइड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है। जो सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट डिसाइफर्ड दिस स्क्रिप्ट। एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अब इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको पहचानना है कि कौन सा ये लैंग्वेज है। तो कह रहा है कि जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट डिसाइफर्ड दिस स्क्रिप्ट, it was the script used to write in Prakrit language on earliest inscription. Most of the script used to write modern Indian language are derived from this script. It is the script used in most Ashokan inscription. तो ये आपके डिस्क्रिप्शन जो दिए हुए हैं ये, कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इस को डिक्रिप्ट किया था, इसको सबसे पहले पढ़ा पाया था, फिर यह प्राचीनतम शिलालेखों पर प्राकृत भाषा में लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिपि थी। अब देखो, प्राकृत भाषा में लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिपि थी, तो एक तरह से ई आपको ये खत्म हो गया। अब जो देखो मोस्ट जो आपका करा अशोकन पिलर में, तो ये जो मोस्ट अशोकन पिलर, ये सारे यदि डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट आएगा, डी। नेक्स्ट कह रहा इन एंशियंट इंडिया कुटाग्रशाला, तो कुटाग्रशाला शब्द जो है वो किसको रेफर करता था? तो अ प्लेस वेयर द डिबेट बिटवीन फिलोसफर्स टुक प्लेस, अ प्लेस वेयर द हेड ऑफ ट्राइब रिसाइडेड, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन ऑफ हाई ब्राह्मण फैमिली वेयर गिवन एजुकेशन, अ प्लेस वेयर ग्रेन्स वेयर स्टोर्ड। तो इसमें से कुटाग्रशाला यदि देखोगे तो कुटाग्रशाला एक तरह से, कुटाग्रशाला एक ऐसा घर होता था, एक ऐसा जिसमें एक तरह से झोपड़ी नुमा, जो ये इस ढंग से झोपड़ी नुमा मकान बना हुआ होता था। तो उसमें क्या करते थे कि जो हाई जो फिलोसफर थे, जो हाई प्रीस्ट ऊपर के लेवल के लोग थे, जो नॉलेजेबल पीपल थे, वो फिलोसफिकल डिबेट किया करते थे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। और उसी में कुछ जो है, कुछ जगह एजुकेशन भी दिया जाता था, लेकिन ये मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है। मेनली ये जो है आपका ये ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा विद रेफरेंस टू वैदिक टेक्स्ट द टर्म निषक एंड सतमान रेफर्स टू। तो निषक और सतमान जो थे वो क्या है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, क्वाइंस, असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स और वेपन्स। तो निषक और सतमान जो थे वो क्वाइंस थे, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मौर्यन इकोनॉमी। मौर्य साम्राज्य के बारे में आप जानते हो, अर्थशास्त्र जो है, शास्त्र अर्थशास्त्र जो है, तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो भी आप नाम से जानो, तो उनके द्वारा लिखा हुआ था। तो अर्थशास्त्र एक्चुअली नेम तो यदि देखोगे तो इकोनॉमी से डिस्कस होना चाहिए, इकोनॉमी को प्रॉपर डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन ये इकोनॉमी के अलावे एक तरह से ये मेनली जो है स्टेट को कैसे चलाना है, राज्य को कैसे चलाना है, उसके बारे में मेनली डिस्कस करता है। ये स्टेट के पूरे अंग के बारे में डिस्कस करता है। तो कहता स्लेवरी वाज अब्सेंट ड्यूरिंग द मौर्यन रेन बट इमर्ज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशाना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये गलत है। स्लेवरी उस समय भी आपका था, स्लेवरी वो उस समय भी हेल्पफुल था, बहुत सारे एग्रीकल्चर वर्क में या फिर बहुत सारे कामों में था, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इनफैक्ट प्रोस्टिट्यूशन भी था, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन भी था, और प्रोस्टिट्यूशन को भी मैनेज किया जाता था स्टेट के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द यूज ऑफ करेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज पॉपुलर ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम, ये स्टेटमेंट सही है।
यदि देखा जाए तो पंचमार्क कॉइन जो है आपका मौर्यन टाइम से पहले ही आ चुका था। करीब आपका मौर्यन से 200-300 साल पहले ही आपका पंचमार्क कॉइन एग्जिस्टेंस में आ चुका था। इसका मतलब है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। तो सेकेंड स्टेटमेंट, इनफैक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हुआ तो आपको आंसर मिल गया सी। तो ये आपका भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि यदि आप एक एलिमिनेट कर ले गए तो बाकी आप आंसर पे पहुंच जाते हो। नेक्स्ट है, देयर वाज रिमार्केबल ग्रोथ इन सेटल्ड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स। यस, मौर्यन का राइज होने का एक रीजन ये भी था कि इसके पास जो फर्टाइल लैंड थे, और उस फर्टाइल लैंड में जो गंगा रिवर है और डिफरेंट जो नदियां हैं उनके द्वारा जो पानी लाए जाती थे प्रॉपर तरीका से, तो सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। फिर जंगल थे जहां से हाथी पकड़ते थे। फिर आपका जो आयरन ओर वगैरह मिला, तो और इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्थित था, तो ये सारी जो मौर्यन एम्पायर को ग्रो करने में लाभदायक था। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू धम्मा। धम्मा यानी धम्मा जो है संस्कृत में धर्म, उसको धर्म बोलते हैं, या जो तत्सम शब्द धर्म है, और उसी को जो आपका पाली भाषा में जो उसको धम्मा कहते हैं। तो फाउंडेड बाय अशोका, धम्मा वाज अ न्यू रिलीजन बेस्ड ऑन बुद्धिज्म। ये न्यू रिलीजन नहीं था, ये जो बेस्ड ऑन बुद्धिज्म था। ये स्टेटमेंट सही है, अशोका के द्वारा फाउंड किया गया, ये सही है। इनफैक्ट देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। ये चीज आपको, यही आपको समझना है। इन सारे चीजों को यदि इनिशियल से समझने लगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इनफैक्ट जो लोग पहले इन चीजों को समझ चुके हैं वो, उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और वो रिटन क्वालिफाई किए हुए हैं। कुछ लोग हैं दोनों पार्ट में किए हुए हैं, यानी 2020 और 21 दोनों में किए हुए। तो ये आपको देखना है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को आप समझना। फाउंडेड बाय अशोका, ये सही है। धम्माबाज न्यू रिलीजन, ये न्यू रिलीजन नहीं था, एक तरह से ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था। और बेस्ड ऑन बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म पर निर्भर, बुद्धिज्म पर आधारित था, ये सही है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हुआ तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है, इट लिस्ट्स आउट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू बी प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल। अब सेकेंड स्टेटमेंट यदि देखो तो सही है कि ये कुछ प्रिंसिपल्स है ना, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे जानवरों के प्रति हमें सहानुभूति दिखाना चाहिए, उनसे अहिंसक बर्ताव। ऐसा नहीं है कि देखे पकड़ करके खा गए, तो वो नहीं करना है। एक हिरण और एक मोर पकाया जाता था अशोका के रसोई में, किचन में, लेकिन उसको उसने बंद कर दिया। जो मरीजों की देखभाल के लिए, पशुओं की देखभाल के लिए व्यवस्था की गई, सड़कों पर सराय वगैरह बहुत सारी चीजों को व्यवस्था किया गया, ह्यूमैनिटेरियन व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं उनके देखभाल, यानी माता पिता यदि आपके बुजुर्ग हैं तो उनकी प्रॉपर देखभाल। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट। यस, जब तक किसी कोई भी चीज प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट, आसान नहीं होगा, यानी कि वो प्रायोगिक नहीं होगा और आसान नहीं होगा, तब तक किसी भी चीज को आप प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जैनिज्म बहुत सक्सेस नहीं हुआ, इसका कारण क्या है कि महावीर ने बहुत सारे कठिन जो थे, एक्सट्रीम पेनांस के पाथ को उन्होंने अपनाने का जोर दिया। इस वजह से जैनिज्म जो है सक्सेस नहीं हुआ। कोई भी रिलीजन जब तक आसान नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब तक उसका फैलना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो सेकंड और थर्ड दोनों में सही है। मेन दारोमदार हमारा जो है वो फोर्थ पे है। तो सम रॉक एडिक्ट्स मेंशन द फीचर ऑफ धम्मा। यस, बहुत सारे जो शिलालेख हैं उसमें धम्मा के बारे में बताया गया है। तो 2, 3 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द राइज एंड द सक्सेस ऑफ मगध महाजनपद। ठीक है, तो मगधा को एमोंग जो महाजनपद थे उसमें से मगध के राइज होने का क्या कारण था? तो ब्रॉड रिसोर्स बेस, यस सही है कि वो जंगल से रिसोर्सेस मिलते थे और फर्टाइल लैंड थे, ये सारे रिसोर्सेस इसके पास थे। मिलिट्री मशीनरी, कहा जाता है कि मगध जो है कि 6 लाख इसके पास सेना थी। इसी वजह से कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो यहाँ आने से उसकी सेना ने जो है पैर
उखड़ गए, कि वो कांप गए डर से एक तरह से, कि इतनी बड़ी सेना का हम सामना कैसे करेंगे। तो मिलिट्री मशीनरी, हाउएवर इतिहासकार ये मानते हैं कि इतना बड़ा पॉसिबल फौज रखना पॉसिबल नहीं था, तो हम उस डिबेट में फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन मिलिट्री मशीनरी उसके पास था। इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, पूरी जो आप अर्थशास्त्र देखते हो उसमें ब्यूरोक्रेसी के बारे में, आज जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी है, तो आज का ब्यूरोक्रेसी काफी डेवलप है, और आज जो सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्क करने होते हैं, तो इस वजह से ये बृहत विशाल है। लेकिन तब जो है, तब भी आपका इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी था। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस अपीयर इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन, अशोक के इंस्क्रिप्शन में कौन से लैंग्वेज यूज हुए थे। तो पहला आपका है प्राकृत अरमेइक और ग्रीक, प्राकृत संस्कृत और अरमेइक, खरोष्ठी प्राकृत अरमेइक और तमिल, संस्कृत प्राकृत खरोष्ठी ग्रीक अरमेइक एंड ब्राह्मी। तो सबसे पहले जिसमें संस्कृत है उसको आप हटा दें, संस्कृत हटा दें। फिर ये जो तमिल है, तो तमिल भी आपका इसमें नहीं था। तो ये प्राकृत अरमेइक एंड ग्रीक, ये फर्स्ट स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इस वजह से इससे भी कहा था। अब देखो इसमें यदि हमने ये एक्सप्लेनेशन देखा कि तमिल उसमें नहीं है, तो कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि तमिल प्रदेश में जो तमिल मेनली जहां बोला जाता है, तो उस पर यानी कि अशोका का जो है कंट्रोल नहीं था। और यदि आप एनसीईआरटी में मैप देखोगे कि मौर्यन डायनेस्टी कहां तक फैला हुआ था, तब भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ए इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या कॉमन था, जो कॉमन उसमें कह रहा है। तो कह रहा है यूसेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, यस, ये जो है ये दोनों में था कि कॉमन लैंग्वेज जो कॉमन मैन समझ सके, उस को ये अपनाया गया था कि आपको कॉमन लैंग्वेज, जब तक आप कॉमन लैंग्वेज को नहीं फॉलो करेंगे तब तक ये मुश्किल है। अब देखो मॉडरेट मेथड ऑफ अटेनिंग साल्वेशन, अभी हमने बताया कि जैनिज्म जो है एक्सट्रीम पेनांस में विश्वास करता था कि आपको एकदम बहुत कठिन तपस्या करनी है, कठिन जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है और बहुत सारी चीजों को फॉलो करना है। तो इसका मतलब है कि मॉडरेट, मॉडरेट जो है मध्यम मार्ग जो है बुद्धिज्म ने अपनाया, लेकिन जो जैनिज्म है उसने नहीं अपनाया। तो दो आपका एलिमिनेट हो गया। तो दो जब एलिमिनेट हो गया तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, और ए जब हमारा वन आपका सही है, ठीक है ना, तो वन सही है, तो अब हमारे पास एक तरह से ये और ए और सी पर दारोमदार है। अब है कि नन बिलीव इन सोल एंड रीबर्थ। अब पैट्रोनेज बाय इन्फ्लुएंशियल किंगडम, ये आपका सही है, क्योंकि जो मगध वगैरह था, तो ये आपका पैट्रोनेज जो था वो दोनों अपनाया गया। पैट्रोनेज यानी कि जो बड़े किंगडम थे, जैसे मगध था, मगध से दोनों का रिश्ता था, और इनफैक्ट दोनों राजघराने से संबंधित रखते थे। तो फोर सही है। अब कुल मिलाकर के दारोमदार हमारा थ्री पर है। अब नन बिलीफ इन सोल एंड रीबर्थ, तो देखो जो जैनिज्म थी, वो जैनिज्म तो ये मानता था ना कि सब में सोल है, एक तरह से जो एक पत्थर है उसमें भी एक आत्मा है, उसके पास भी एक तरह से लाइफ उसमें भी है अपने आप में। तो ये इसका मतलब है कि इसमें जो बुद्धिज्म तो बिलीव करता था, लेकिन जैनिज्म मानता था कि इसमें हर चीज में, चाहे वो कुछ भी हो, जीवित हो या उसमें, सब में आत्मा का एक तरह से है। तो ये तीन आपका गलत हो गया, तो वन और फोर यही आपका कॉमन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है which of the following cities of the Indus Valley civilization is are located on the bank of Indus River, इंडस रिवर का कौन सा है, तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। अब लोथल देखो गुजरात में है, गुजरात में इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी नहीं आती है। तो अब तीसरा पर आपको डाउट होगा, तो वन और टू है, तो वन और टू, तो वन और टू। तीसरा जो है लोथल गुजरात में है, तो यहाँ सिंधु नदी नहीं है, यहाँ क्या है भोगवा, भोगावा रिवर। ठीक है, भोगवा नदी जो है वो सिचुएटेड है। तो तीन गलत हो गया, तो तीन गलत हो गया, तो ये अब इसमें से हड़प्पा और मोहन जोदाड़ो, तो सी।
ठीक है। ये आपका आंसर लोथल ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भोगावा रिवर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हड़प्पन डिड नॉट यूज मेटालिक मनी बट possessed necessary raw material for all commodities they produced। कह रहा है कि हड़प्पन्स डिड नॉट यूज मेटालिक मनी but possessed necessary raw material of all commodities they produced। अब जस्ट हम देखें तो पहली बात है कि कह रहा है कि they possessed all necessary raw materials of all commodity and produce। ये आप देखो, यहीं से आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि ऑल मटेरियल आप कैसे रख सकते हो। यदि हम हड़प्पन के बारे में देखें तो प्रॉपर तरीका से जो आपका मेटालिक मनी है वो यूज होता था, एक तरह से जो एक्सचेंज वाटर सिस्टम है वो यूज होता था। लेकिन फिर भी आप यदि इसमें डाउट है तो ये है कि ऑल कमोडिटीज जो प्रोड्यूस करते थे, तो ऑल कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस से भी लाते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, द हड़प्पन न्यू द यूज ऑफ व्हील, हाउएवर cart with solid wheels were not in use in हड़प्पा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। वो व्हील का उपयोग जो है वो जानते थे, और कुछ जगह जो है सामान को दूसरे जगह से ये लाते थे। सॉलिड व्हील का भी ये मिलता है, जिक्र मिलता है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू एडवेंट ऑफ आर्यंस। आर्यंस जब होते हैं तो एक तरह से वैदिक एज स्टार्ट होता है, ठीक है, वैदिक युग का प्रारंभ होता है। तो कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल टू प्ले ए पार्ट इन आर्यन लाइफ वाज द हम्प्ड बुल। तो हम्प्ड बुल जो है वो मेन था। ये आपका कह रहा है कि ये क्या था, जो आर्यन का हॉर्स था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें हम्प्ड बुल आपका प्रॉपर था, बहुत उपयोग में। लेकिन यदि आर्यन का टाइम में देखो तो हॉर्स मेन इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से देखोगे अश्वमेध यज्ञ होता था, और जो रथ होते थे, जो चैरियट होते थे, उसको खींचने में घोड़े बहुत काम आते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल जो था क्या है, हॉर्स था। और फिर जो यदि आप लेटर टाइम में देखोगे तो फिर क्या है आपका काव, ठीक है। तो काव और हॉर्स ये दो जो थे ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। द ऋग वेदा विच इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। ठीक है, ऋग वेदा अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट आर्यन, यस सही है। इनफैक्ट इसमें ये कर लो कि जो काव जो था वो मेन एलिमेंट था, जो मेन था, इसी वजह से इकोनॉमी वगैरह जो थी वो गाय पे डिपेंडेंट थी। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हॉर्स था, ठीक है। तो ऋग वेदा विच इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन, ये सही है। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द ईरानियन लैंग्वेज अवेस्ता हैज सिमिलरिटीज विद द ऋग वेदा ऑफ आर्यन, ये सही है। ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 सही है। जो जिंद अवेस्ता, अवेस्ता या जिंद अवेस्ता उसको कहते हैं, तो उसमें ऋग वेदा आर्यन का जो ऋग वेद है, ऋग वेद जो है एक तरह से ओल्डेस्ट हमारा जो टेक्स्ट है, कोई भी इंडिया का ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है ऋग वेदा है। तो इसमें सिमिलरिटी थी, तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट आपका है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज करेक्ट। कह रहा है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के राइज होने में के संबंध में कौन सा सही है। तो फर्स्ट कह रहा है ए, कैवाल्य इज अ टर्म यूज्ड फॉर परफेक्ट नॉलेज इन बुद्धिज्म। तो यदि फर्स्ट यदि आप देखोगे तो कैवाल्य, कैवाल्य क्या है, वो जैनिज्म का है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्धा डिस्प्यूटेड द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण। यस, जो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध थे ब्राह्मण के अधिकार को विवादित कर दिया, कि ब्राह्मण को जो बोलते थे, ब्राह्मण की एक तरह से हम सुप्रीम हैं एक तरह से, और जो हमारा कल्चर है, हमारा सारी चीजें,
तो उसको उन्होंने, जो उनकी ब्राह्मणी सुप्रीमेसी थी, उसको इन्होंने चैलेंज किया और इसी के आधार पर कॉमन मैन भी इनसे जुड़े। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट बी सही है। अब तीसरा देखते हैं। जैनिज्म डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो जैनिज्म जो है वो गॉड, इनफैक्ट यदि देखा जाए तो जीन है, जो जीना है तो उनको गॉड का माने, लेकिन जो जीन है उनको ऊपर रखा। ठीक है, तो ये उन्होंने ये मानते थे, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ कंडेम्ड द वर्ना सिस्टम। नहीं, इनफैक्ट बुद्धिज्म ने जो ये सब है, इन्होंने प्रॉपर कंडेम नहीं किया, इसी वजह से तो एक माना जाता है कि आप पूरी तरह से साथ में, ये एक तरह से पूरी तरह से सारी चीजों का विरोध नहीं किया। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है। फर्स्ट देखो, बाणभट्ट रोट अ बुक कॉल्ड हर्षचरित। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, ये आपका सही है। लेकिन ये आंसर कह रहा इनकरेक्ट, तो हमें वो, तो आंसर हमारा ये नहीं होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। हर्षा's एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड देन दैट ऑफ गुप्ता। तो ये यदि आप बी देखो तो हर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन था मोर फ्यूडल था। फ्यूडल इन द सेंस कि छोटे छोटे जो आपके सामंती और विकेंद्रीकृत था, और जो गुप्ता का था, तो गुप्त इनिशियली जो थे उन्होंने काफी कंट्रोल करके रखा, लेकिन धीरे धीरे बाद में डिसेंट्रलाइज्ड होते जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब जो है, व्हेन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षास रेन, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। नालंदा वाज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ हिनायना बुद्धिज्म ड्यूरिंग हर्षास एज। तो ये जो था आपका महायाना बुद्धिज्म का ये मेन सेंटर था, मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ महायाना बुद्धिज्म ड्यूरिंग हर्षास एज। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है ये गलत है, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, with reference to beads found in the Indus Valley civilization, consider the following statements. तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि द बीड्स वेयर मेड ऑफ अस्टियटाइट एंड लैपिस लजूली। तो ये जो है साबुन का पत्थर, अस्टियटाइट इसको कहते थे, और लापिस लजूली यानी कि चांदी जैसा होता था। ठीक है, तो लैपिस लजूली से बनी होते थे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द फैक्ट्रीज ऑफ बीड्स वेयर फाउंड इन राखी गढ़ी एंड लोथल। नहीं, ये जो आपका चनहिदड़ो और लोथल में, ठीक है, तो लोथल तो ये सही है, लेकिन एक जो आपका है चनहुदड़ो में और लोथल, ये दो जगह में, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो फर्स्ट सही आपका है, तो ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट स्तूपा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बुद्धिस्ट स्तूपा के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार करना है। तो इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, द जातक स्टोरीज वेर डिपिक्टेड ऑन द रेलिंग्स एंड गेट्स ऑफ द स्तूपा। ये आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में चित्र के साथ मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि इवेंट्स फ्रॉम, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं थी, तो और जातक कहानी स्तूप के रेलिंग और द्वार पर उकेरे गए हैं, ये आपको चित्र के थ्रू भी और लिखा हुआ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सांची स्तूपा इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वाज बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो ये फर्स्ट पार्ट, अब इसमें भी देखो दो पार्ट है कि सांची स्तूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यहां तक स्टेटमेंट सही है, लेकिन बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड नहीं, ये अशोका के टाइम में अशोका ने बनाया था। बाद में देखो कि रिनोवेट कार्य किया गया है, लेकिन जो बनाया गया था सांची का स्तूपा अशोका के टाइम में। तो इसी प्रकार अब ये क्वेश्चन यदि देखोगे तो क्या है कि इवेंट्स और ये इसमें हर में आपका अलग अलग पार्ट है। अब सब पार्ट को आपको समझना पड़ेगा, और ये चीज अभी से आदत लगा लोगे तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि आखिरी में आपको उतना प्रॉब्लम होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बेस्ड डिस्क्राइब्स डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर में करा वेस्ट डिस्क्राइब। अब इसमें 1 2 3 यदि होता तब आपका और भी हो सकता था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही करना है। अब देखो, शिफ्टिंग अवे ऑफ इंडस रिवर, कुछ लोग इसको भी मानते हैं,
तो 1 2 3 4 रहता कि 1 2 3 4, तब आप इसको भी कर सकते थे। लेकिन इसमें बारबेरियन इन्वेजन, ये इसका प्रॉपर तरीका से प्रूफ नहीं है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में जो पारिस्थितिक असंतुलन है उसमें ये भी आ जाएगा, सूखा पड़ रहा है वो भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट, यदि 1 2 3 4 रहता तो इसमें ये भी होता, इसमें ये भी आ सकता था। नेक्स्ट कह रहा, कलेक्शन ऑफ बुद्धाज टीचिंग कैनन्स डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, यानी त्रिपिटक उसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट कैनन? तो सूत पीटक कंटेन्स रूल ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन, नहीं, ये विनय पीटक जो है वो मोनास्टिक डिसिप्लिन को कंसीडर करता कवर करता है। और सूत पीटक जो है कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस डिस्कोर्स एंड सेइंग ऑफ बुद्धा, तो ये दोनों इंटरचेंज हो गया है। और जातक टेल्स इज ए पार्ट ऑफ सूत पीटक, ये सही है। जातक कहानियां जो है कहते हैं कि बुद्ध जो है पहले बहुत सारे जन्म हुए। ये अब हिस्टोरिकल डिबेट यदि देखो तो जैनिज्म कहता है कि जो महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर हुए जैन के, और उसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तो बुद्ध ने, अब बुद्ध के पास तो तीर्थंकर थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि बुद्ध को ही एक तरह से मल्टीपल लाइफ में कर दिया कि जो बुद्ध इसके पहले बहुत जन्म हुआ था। यदि जैनिज्म में तीर्थंकर का जन्म हुआ, कई तीर्थंकर का 24 तीर्थंकर हुए, तो कह रहा है कि बुद्ध के भी बहुत सारे जन्म हुए। तो ये आपका 3 ओनली सही है। नेक्स्ट कह रहा है मोहनजोदाड़ो मीन्स द माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। विच अदर हड़प्पन साइट्स नेम गिव्स द सेम मीनिंग? तो और कौन सा हड़प्पन साइट है जिसका मीनिंग भी सेम होता है, मृतकों का टीला ही होता है? तो ये लोथल है। लोथल का मीनिंग भी मृतकों का टीला ही होता है, तो इसका डी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वेयर यूज ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी वो उसमें से कौन सा यूज होता था? तो देखो कॉपर यूज होता था, ब्रॉन्ज यूज होता था, आयरन जो है बाद में आपका वैदिक पीरियड में आयरन यूज होने लगा। तो सिल्वर भी है, तो 1 2 4, 1 2 4 कहाँ है? तो डी में आपका 1 2 4 है। अब इसमें भी आपको सिर्फ आयरन एलिमिनेट करना था, बाकी आंसर आपको मिल जाता। नेक्स्ट है when we talk about the gift made to priests in the age of ऋग वेदा they consisted of, तो ऋग वेद के टाइम में जो ब्राह्मण थे, प्रीस्टली क्लास थे, वो पूजा कराते थे, तो उनको क्या दिया जाता था गिफ्ट में? करा वुमेन स्लेव्स, ये यस ये दिए जाते थे, वुमेन स्लेव्स जो है वो दिए जाते थे। काव, गाय भी, गाय जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ करता था। ज्वेलरी, ज्वेलरी जो है वो बहुत बाद में लेटर वैदिक पीरियड में आपका ज्वेलरी का इंपॉर्टेंट हुआ। और लैंड, लैंड भी बहुत बाद में हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। अदरवाइज जो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वेदा के टाइम में जमीन नहीं, काव जो है, गाय जो है वो मेन इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स था। तो 1 और 2 ओनली होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा इंडस वैली, इंडस पीपल अचीव्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये आप जानते हो ईट, ईट बनाने में, ईटों के निर्माण में वो प्रॉपर आज आज थोड़े जो है क्या है कि परफेक्ट अमाउंट में ईट नहीं परफेक्ट स्टैंडर्ड में बनते, का है कि मिट्टी चुरा एक तरह से कम देना होता है। स्टैंडर्ड क्या है, मान के चलो कि 5 10 और सपोज 2.5 होना चाहिए, 2.5 5 10। ये 10 की जगह क्या करते हैं आज के डेट में 9 ही रखते हैं। तो यहाँ मिट्टी, क्योंकि 10 रखोगे तो ज्यादा मिट्टी लगेगा, 10 इंच रखोगे तो बोलेगा 10 इंच लेकिन रहेगा 9 इंच, ठीक है। तो वो आपका, लेकिन उस समय जो है प्रॉपर स्टैंडर्ड 1 2 4 के रेशियो में ये रहता था। ये ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई और लंबाई, ये जो आपका 1:2 के रेशियो में होता था। तो डी जो है मोस्ट स्टैंडर्डाइज थे। नेक्स्ट आपका कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में कह रहा है कि विचार करना है। द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द किंग कैरेक्टराइज्ड द मौर्यन रूल। ये यदि आप अर्थशास्त्र को देखोगे तो उसमें क्या कहता है कि राजा जो है सप्तांग जो है
यानी कि किंगडम का जो एम्पायर है उसके 7 अंग हैं, उसमें से राजन जो है, राजा जो है, सम्राट जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर वहां हो रहा है, तो फर्स्ट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द मौर्यंस मे हैव मेंटेन्ड अ नेवल फोर्स। कह रहा है कि मे हैव, ये सर्टेनिटी से नहीं कह सकता है, लेकिन उन्होंने रखा होगा, ये ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो रिवर थे आपका, वहां रिवर वगैरह फ्लो कर रहा है। फिर उसके बाद देखोगे ताम्रलिप्ति जो पोर्ट है, यानी कि आज का जो चिटगांव पोर्ट है, तो वहां तक इनका व्यापार चल रहा था, तो उन्होंने रखा होगा नेवल फोर्स। तो सेकेंड ये सही है। कहा कि 100% ये बोलता तब थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन कहता है कि ये हो सकता है। तो फर्स्ट सही है और सेकंड सही है हमारा। अब हमारे पास दारोमदार एक तरह से किस पर है, डी पर, 3 पर है। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य स्टेब्लिश्ड द मौर्यन डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग महापद्मनंद, नहीं, ये धनानंद को, ठीक है, धनानंद को हरा करके, धनानंदा को हरा करके बना। तो ये तीसरा गलत हो गया। तो तीसरा गलत हो गया। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपको इसमें कंफ्यूजन था, तो तीसरा गलत हो गया, तो 1 2 ये बी सी डी गलत हो गया, यही आपका आंसर बचता। अब इसमें से देखो कि पहला आपका सही हो गया, तो पहला सही हो गया, तो ये 3 है। दूसरा आपका कंफ्यूजन है, तीसरा गलत हो गया, तब भी आप यहाँ पे आंसर पे पहुंच जा रहे हो, तो ये इसका है। नेक्स्ट 24 है, द फेमस टेराकोटा इमेज ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना फ्रॉम द गुप्ता पीरियड हैव बीन फाउंड एट। जो कह रहा है कि टेराकोटा का इमेज जो है, यानी कि मृण मूर्तियां, गंगा और यमुना की प्रसिद्ध मृण मूर्तियां, तो वो कहां से प्राप्त हुई है, तो अहिछत्र, अहिछत्र जो आपका है वो बरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स बिगन ड्यूरिंग महाजनपदा पीरियड। तो यदि आप देखोगे हॉर्स ड्रॉन चैरियट, तो ऑलरेडी हम देखें कि वैदिक पीरियड में, जो वैदिक पीरियड में ये यूज हो रहा था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। वैदिक पीरियड इससे बहुत पहले हुआ, तो ये आपका गलत है। रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी बेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय ऋग वैदिक रूलर। ऋग वैदिक में टाइम में न तो उतने रिसोर्स थे और न आवश्यकता थी, तो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी जो है महाजनपदा के टाइम से ही रखा जाने लगा, जनपदा के टाइम से रखा जाने लगा। तो ए भी गलत है, दो भी गलत है, तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट का रहा, द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पार्टिकुलरली मेंशन्ड इन। तो 7 जो आपका क्लास है वो किसमें है, अर्थशास्त्र नो, अशोकन एडिक्ट्स नो, पुराना नो, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के इंडिका से जब हम यदि देखते हैं किसी भी चीज को, तो इतिहास में के जो स्टडी के सोर्स क्या हैं, या तो लिखित साक्ष्य हो, या फिर जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो, जो पुरातात्विक अन्वेषण हो, और या फिर फॉरेन अकाउंट, यानी जो विदेशी लोगों ने लिखा है। तो ये मेगास्थनीज जो इंडिका है, इन मेगास्थनीज कौन था, ये एक तरह से सेल्यूकस निकेटर ये का ग्रीक जो था, वो वहां से ग्रीक से आया था, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, द वर्ड विश, विश यूज्ड इन ऋग वेदा। तो विश जो होता था लोग, और विश को विषपति भी बोलते थे, जो इसके हेड होते थे। तो ये कहा है, पीपुल हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल, नो, वो ब्राह्मण करते थे। द ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ वैश्या, नो, पीपल और कम्युनिटी एज ए होल, यानी कि जन लोग, जन भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट डज R37 रेफर्स टू। तो R37 क्या है, वो आपका ये कब्रिस्तान है, सिमेट्री है, ठीक है, तो वो कब्रिस्तान है। नेक्स्ट का रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाभारत। इट इज हैविंग 1000 वर्सेस, यानी 1,00,000, सॉरी 100,000 वर्सेस, यानी 1,00,000 वर्सेस। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि 1,00,000। इनफैक्ट यदि शुरू में देखा जाए तो 8,000 थे, ठीक है, तो इसको जय बोलते थे, जय संहिता एक तरह से। फिर आप देखोगे कि 8 से 24,000 हुए, 24,000, तो उसको भारत बोलते थे।
और जब 1 लाख हो गए तो इसको महाभारत, यानी जय, संहिता, भारत और महाभारत। इट वॉज कंपाइल्ड इन 100 ईयर्स। नहीं, ये बहुत लंबे समय में, बहुत लंबे समय तक ये किया गया। एक लंबा समय, यानी कि एक तरह से देखो 500 साल प्लस लगे इसको प्रॉपर पूरे तरीके से कंपाइल करने में, तो ये गलत हो गया। सेकेंड आपका गलत हो गया, तो आपका आंसर मिल गया। ये सेकेंड जिसमें जिसमें है वो गलत हो गया। इट वॉज रिटन बाय विदुरानो, ये ऋषि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है, वेदव्यास। ऐसे कहा जाता है कि गणेश जी लिखे, क्योंकि इतना बड़ा लिखना था तो गणेश जी ने लिखे, लेकिन अदरवाइज हम वेदव्यास मानते हैं, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो इसका आंसर ए है, ठीक है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनेमिक्स, यानी नेम डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द मदर। तो माँ के तरफ से नाम जो है, मातृ नाम, माता से प्राप्त किए गए नाम, तो ये कौन थे? सातवाहना। जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र पुलामावी, ठीक है, और आपका वशिष्ठी पुत्र, ठीक है, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, ये ऐसे नाम आते थे। तो सातवाहन, और इसको, इसी को आंध्र भी कहते थे, जो आपके पुराणों में आंध्र के नाम से जाने जाते थे। तो डी इसका है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। कहते हैं कि एक राजा थे, उसके पुत्र थे, वो काफी मूर्ख थे, मूढ़ थे। अब उनको, राजा है तो वो तो चाहेगा कि हमारा पुत्र जो है हमसे भी प्रतापी सम्राट बने। अब प्रतापी सम्राट बनने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो बाहुबल चाहिए, जो कि सैन्य शक्ति होनी चाहिए, और दूसरा है वेदों का कॉमन नॉलेज होना चाहिए, वेदों का, शास्त्रों का, और जो राज्य चलाने के लिए जो ज्ञान होना चाहिए होए, वो सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। वेदों का डिटेल स्टडी उसके पास नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिक वो समझना चाहिए कि क्या है। तो कह रहा, इट इज फिलोसफिकल टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग द डिबेट्स ऑफ द टाइम एंड रिफ्यूटिंग राइवल पोजीशन। नहीं, राइवल पोजीशन को ये डिफ्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा, इट इज अ टेक्स्ट असरिंग इन लिंग्विस्टिक एज ए फॉर्मल साइंस। यह भाषा को सिखाने वाला विज्ञान नहीं था, तो ये भी गलत। इट इज टेक्स्ट डिस्कसिंग डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्फेयर्स ऑफ नेचुरल साइंस, ये भी नहीं है। कह रहा, इट इज टेक्स्ट शोइंग थ्रू इलस्ट्रेशन व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन। ये आपका है कि विष्णु शर्मा, यदि देखोगे पंचतंत्र, रियली कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो, इंटरेस्टिंग। एक तरह से जैसे आप नंदन वगैरह बुक पढ़ते थे, या फिर जो कॉमिक पढ़ते थे, उस ढंग से ये स्टोरी के फॉर्म में आप जिस भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश वाला पढ़ लो, हिंदी में हो तो हिंदी वाला, लेकिन जरूर पढ़ो। स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टोन एज इन इंडिया। स्टोन एज के बारे में कह रहा है कि जो पाषाण युग के बारे में कह रहा है, डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ अ स्टोन टूल। यस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि टूल टेक्नोलॉजी जो भी आपका है उसी से तो ये पता होगा। इनफैक्ट ये आप देखोगे फर्स्ट चैप्टर में ही ये आपको एनसीईआरटी वाले में मिल जाएगा। देयर आर नो रीजनल वेरिएशन इन द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टूल्स इन डिफरेंट पीरियड। ये कह रहा नो रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन कैसे नहीं होगा? हर जगह यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? उस समय उतने जो मीडियम नहीं थे कम्युनिकेशन के, कि हर जगह एक और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट भी नहीं थी कि हर कोई को एक ही तरीके से करे। तो देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस थे डिफरेंट क्षेत्र के, डिफरेंट जो रीजन्स थे, डिफरेंट क्षेत्र थे, उसमें काफी डिफरेंसेस था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सेकंड गलत हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, तो फिर उसका मतलब है 3 भी गलत है। तो तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट जाने, सेकंड स्टेटमेंट जाने, तीसरा नहीं भी देखे, तब भी हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट थर्ड भी हम देख लेते हैं। स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इवॉल्व्ड यूनिफॉर्मली इन अ नीट यूनिलीनियर फैशन ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो ये एक तरह से सेकेंड जो आपका है, सेकेंड और थर्ड एक ही टाइप का है, तो सेकेंड गलत है, थर्ड भी आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहा, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग factory sites where limestone and chert blades mass produced and sent to various Harappan settlement in Sindh।
कह रहा है कि जो निर्माणी शिल्प कला स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक ब्लेड ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे। तो ये कहाँ ऐसा था? ये देखोगे, ये भी आपका डायरेक्ट ही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये इसमें से है सुकुर और रोहरी पहाड़ियां से, सुकुर और रोहड़ी पहाड़ियां से ये प्राप्त होते थे। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्ध के लाइफ के संबंध में कह रहा है, विचार करें। बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। यस, सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, जिसे डियर पार्क कहते हैं, हिरन पार्क कहते हैं। ठीक है, तो हिरन पार्क में उन्होंने अपना पहला ये उपदेश दिया। ठीक है, डियर पार्क में उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया। वहां आप जाओगे तो वहां पे देखोगे स्तूपा आपका बना हुआ है, कई स्तूप वहां है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये आपका भी गलत हो गया। बुद्धा डाइड एट कुशीनगर विच वाज इन मल्ला रिपब्लिक। तो बुद्ध जो है कुशीनगर में उनका डेथ हो गया। ये और ये अब इसमें भी देखो दो पार्ट, एक तरह से कुशीनगर में तो ये मरे, लेकिन ये भी जानना होगा कि मल्ल रिपब्लिक में थे या नहीं। तो ये भी आपका सही है। ये चीज को छोटा छोटा को ध्यान देना है। बुद्ध अटेन निर्वाणा अंडर पीपल बनियान ट्री इन एट लुगनी। तो बनियान पीपल ट्री, एक देखो ये जो है एक तरह से पीपल है, वो पीपल जो आपका ये गलत हो गया है। पीपल जो है बनियान एक तरह से बरगद होता है, ठीक है ना। तो ये आपका पीपल और बरगद में डिफरेंस होता है। तो आपका जो क्या है, बुद्ध ने ज्ञान जो भी प्राप्त किया कहाँ है, बोध गया में प्राप्त किया। लेकिन ये आपका बोध गया में प्राप्त किया, तो ये आपका ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका 1 और 2 ये सही है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन। ऋग्वेदिक आर्यन कह रहा है कि उनके कल्चर के बारे में आपका ठीक है, with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements is are correct। तो कह रहा है कि उनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो ऋग Vedic Aryans used the coat and mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not have any evidence of using it। ठीक है, तो अब पहले मान के चलो कि हम इसको देखते हैं। अभी फिलहाल ऑप्शन से हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। अभी हम इसके पहले ऊपर देख चुके हैं कि इंडस वैली पीपल जो है वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये 2 गलत हो गया। तो ये और ये आपका जो है वो गलत है। ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट और अब फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट एक तरह से सही ही है। थर्ड अब स्टेटमेंट देखते हैं। ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि ऋग्वेदिक आर्यन तो हॉर्स का यूज करते थे दो चीज में। एक तो हॉर्स सेक्रीफाइस करते थे, और दूसरा जो है हॉर्स को चैरियट यानी कि रथ में यूज करते थे। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा 1 भी सही है। तो ये 1 और 3 हो जाएगा। तो समटाइम यही चीज है। ऑप्शन आप देखो तो ऋग्वेदिक आर्यन यूज कोट एंड मेल एंड हेलमेट, तो यानी कि जो कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हो सकता है कि यदि यूज करते होंगे, लेकिन हमारे लिए साक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, सी इसका आंसर। तो सम टाइम होता है ना कि क्वेश्चन टफ लगेगा, लेकिन ठीक है, हमें ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट का रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग्वेदा। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इट रिफ्लेक्ट्स ए नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म, ए बिलीफ इन मेनी गॉड्स हु पर्सोनिफाइड नेचुरल फेनोमेना। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो आपके ऋग्वेद में देवता जैसे इंद्र हैं, तो इंद्र को पुरंदर कहा जा रहा है, वर्षा वगैरह करवा रहे हैं। वरुण हैं, मरुत हैं, पवन देव हैं, बहुत सारे देवता हैं, और सबका डिपार्टमेंट एक तरह से जैसे मिनिस्ट्री बटा हुआ रहता है ना। अग्निदेव हैं तो अग्नि का काम देखेंगे, कोई जल का काम देखेंगे, कोई वायु का ये जो ये वायु पवन देव जो है वो वायु का काम देखेंगे। तो वो सारे जो हैं आपके वो थे। ठीक है, नेक्स्ट द गॉड्स वेयर कंसीव्ड एज
एंथ्रोपोमोर्फिक यानी कि मनुष्य के तरह शरीर। इस वजह से देखोगे रामायण महाभारत और बहुत सारे जो आप स्टोरीज देखोगे, बहुत सारी जो धारावाहिक सीरियल देखोगे, तो उसमें क्या है, मनुष्य के रूप में रहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के ऑथर जो संस्कृत, अब देखो इसमें से ये है अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर है, तो इसके कौन है, पाणिनि है। नेक्स्ट है, which one among the following inscriptions was installed in the easternmost part of India's territory, sorry of Ashoka's territory। अशोक के टाइम में जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में कौन सा था। अब ये जान रहे हो कि बराबर जो है बिहार में है, और धौली जो है आपका ओडिशा में है। सहसराम या सासाराम उसको कहते हैं, ये भी बिहार में है। लौरिया अरेराज ये भी बिहार में है, ये उड़ीसा में है। तो ईस्टर्न मोस्ट में कौन है, बी आपका हो गया। यदि आप इसमें से प्रॉपर तरीका से लोकेशन आप स्टेट भी यदि जानते तो ये आपका आराम से बन गया हुआ होता, तो बी धौली रॉक जो है वो है। नेक्स्ट का रहा, प्रिवेलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पा साइट्स इंडिकेट। इनकी जो हड़प्पा के स्थल हैं उसमें से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है। हड़प्पन प्लॉट देयर फील्ड, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो खेत को जोत करके ही फसल को उगाते थे, ये तो हम फिलहाल अब इसको ठंडे बस्ते में रखते हैं। हड़प्पन ब्रॉडकास्ट सीड इन देयर फील्ड। अब यदि हम देखते हैं, ये एग्रीकल्चर वाज प्रिवेलेंट इन हड़प्पन साइट्स, और trade in bulk items like food grains was well established in हड़प्पन टाइम्स। अब ये ट्रेड के बारे में हम कैसे कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना कि ट्रेड, तो ये फर्स्ट गलत हो गया, ये डी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया कि बिना हो सकता है जूते हुए करते थे। हड़प्पन ब्रॉडकास्ट सीड ऑन देयर, तो हड़प्पा कह रहा है कि जो बासी छिटका बुआई करते थे, वो कैसे बुआई करते थे ये हम एग्जैक्ट कैसे कह सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि नॉर्मली जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, एग्रीकल्चर वाज प्रिवेलेंट। एग्रीकल्चर वहां होता था, कैसे होता था, छिटका बुआई करते थे या फिर एक एक बीज को रोपते थे। जैसे बहुत सारे चीज, जैसे हम लोग गांव में छोटे होते थे ना, तो मक्का और आलू ये दो चीज की रोपाई होती थी, तो बच्चों को भी ले जाया जाता था वहां। तो हम लोग क्या है कि आलू पंक्ति बनाया जाता था, लाइन बना देते थे उसमें, जो लाइन इस ढंग से उसमें एक तरह से खाई टाइप का छोटा बना दिया जाता था। तो उसमें हम लोग को ये दिखाया बताया जाता था कि देखो इतने इतने दूर पर, यानी कि एक डिस्टेंस सपोज 9 इंच 8 इंच बताते थे कि 8 इंच के दूरी पे करीब करीब डालना है। फिर एक होता था मक्का का रुपाई जो होता था, तो मक्का को क्या करते थे, उसमें एक मक्का जो होता था लाइन वाइज करते थे। तो पिताजी रस्सी एक ले जाते थे, तो रस्सी को खेत में इस तरफ से उस तरफ बांधते थे, और उस रस्सी के समानांतर जो है वो क्या करते थे कि एक यहाँ एक गड्ढा, थोड़ा सा एक ये डंडा होता था, उस डंडे को घोपते थे, नुकीला होता था, तो वो छिद्र बन जाता था, होल बन जाता, उसमें एक एक करके डालना होता था। तो किस ढंग से वो करते थे हड़प्पा हम ये नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं एग्रीकल्चर वहां होता था। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है, स्टेटमेंट वन, जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खारोष्ठी स्क्रिप्ट which were used in the earliest inscriptions and coins। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि जेम्स प्रिंसेप जो ऑफिसर था 1837 के करीब, उसने डिसाइफर किया। इसके पहले तक जो अशोकन जो लिपि है उसमें क्या लिखा गया है, क्या मैसेज डिलीवर किया गया है, ये लोग अवेयर नहीं थे। लेकिन जेम्स प्रिंसेप के खोज जो ने डिसाइफर जब किया तो ये पता चला कि यस ये लिखा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, James Prinsep found that most of the scripts mentioned a king referred to as Piyadasi, meaning pleasant to behold। ये भी सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना कि इसके कारण से ये इसको किया, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये है, अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पंच तत्व। ये आपका 21 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप जानते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधम शरीरा। तो जो भी आप ये इसको कैसे भी करके यदि आपको जिनको भी ध्यान है, तो क्या है इसमें देखो, गैस जो है, गैस के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये हट गया।
सेकेंड ये हट गया। अब देखो एयर, अर्थ, फायर, लैंड एंड वाटर। अब बी और डी में आपका, तो देखो जो बी है वायु है, पृथ्वी है, अग्नि, आकाश, जल, ये आपका बी जो है करेक्ट। तो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस चीज को करो। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 42 यदि है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सातवाहना। सातवाहन पर ज्यादा क्वेश्चन आता है, सातवाहन पे बहुत क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट मैं समझता हूं कि एक आध क्वेश्चन करीब करीब हर एग्जाम में सातवाहन से रिलेटेड होता है। एंशिएंट इंडिया में सातवाहन जो है वो बहुत फेमस है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सातवाहन इज नॉट करेक्ट। करा सातवाहन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। करा सातवाहनाज आर आइडेंटिफाइड विद द आंध्रा इन द ऑफ द पुराना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये सही है, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा। द सातवाहनाज क्लेम्ड ब्राह्मणा डिसेंट एंड फॉलोड ब्राह्मणिकल वैदिक ट्रेडिशन, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो बोलता है कि मैं एक तरह से एक टर्म है कि मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण एक तरह से ये हूं, तो बी भी सही है, लेकिन ये हमारा आंसर में शामिल नहीं होगा। सातवाहना एंड सकाज वेयर इन्वॉल्व इन द प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, यस ये भी है, सातवाहन और शक जो है दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे हैं, ये भी सही है। अब तो ऑब्वियसली यही हमारा गलत होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, गलत यही है। वशिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी डिफीटेड सका रूलर रुद्र दामन वन, नहीं, इनफैक्ट उल्टा है, रुद्र दामन वन ने वशिष्ठी पुत्र श्री सातकर्णी को हरा दिया और फिर अपनी बेटी का शादी जो है इससे कर दिया। तो डी आपका गलत है, उल्टा ये लिखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब वन ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कह रहा द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज सिटाडेल, यानी ऊंचा वाला जो है उसको सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। बोथ वेयर वॉल्ड, सेवरल बिल्डिंग्स वेयर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म विच सर्व्ड एज फाउंडेशन। कह रहा है कि ये जो साइट, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये किसके बारे में बता रहा है। तो ये यदि डिस्क्रिप्शन को यदि एनसीईआरटी को देखोगे प्रॉपर तरीका से, तो ये किसके बारे में मिलता है, ये हड़प्पा के बारे में मिलता है। नेक्स्ट कह रहा ऋग्वेद के संबंध में हमें कंसीडर करना है। इट रिफ्लेक्ट्स ए नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म, ए बिलीफ इन मेनी गॉड्स। ठीक है, ये देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है, हम समटाइम ये ध्यान नहीं रह जाता है, तो ये आपका रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो इसका आप जान रहे हो कि आंसर सी होगा ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुप्ता क्वाइंस इज नॉट करेक्ट। गुप्त डायनेस्टी के संबंध में, एक तरह से गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो गुप्ता किंग्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइंस नोन एज दिनार, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारा आंसर ये शामिल नहीं होगा। चंद्रगुप्ता टू, कुमारगुप्ता वन, स्कंद गुप्ता एंड बुद्धगुप्ता इशूड सिल्वर क्वाइन। देखो ये जो बहुत सारे होते हैं डिटेल, आपको ये शायद आप नहीं जान सकते, हो सकता है इसमें से कोई ऐसा हो जिसने नहीं किया हो, तो फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ओवरसीज ऑफ क्वाइंस आर सॉरी ओवरसीज ऑफ क्वाइंस are carved with the image of the kings and on the reverse are carved deities। जो कहते हैं कि एक जो क्वाइन पे थे उसमें किंग का इमेज होता था और दूसरे पर गॉड का। जैसे देखोगे समुद्रगुप्त जो है बीना बजाते हुए आपका आता है, ठीक है। तो एक छोर पर सिक्के के एक तरफ जो होता था वो आपका राजा का होता था, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्वाइंस इशूड बाय द गुप्ता वेयर कॉपर, नहीं, ये मेनली जो है गोल्ड का सबसे ज्यादा अपने टाइम में इन्होंने यूज किया, फिर बाद में जो है कॉपर वाला यूज ये करते थे, तो गोल्ड और सिल्वर ये आपका ज्यादा में यूज किए, तो यही आपका स्टेटमेंट गलत है, तो डी इसका हो जाएगा। तो ये शायद आपको नहीं भी पता था, तो किसी एक को हमें पकड़ना है। नेक्स्ट कह रहा है which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। तो ये आपका डायरेक्ट है, धौलावीरा में ये चीज मिला है।
नेक्स्ट है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैज बीन अबंडन्ड ड्यूरिंग। एनसीईआरटी देखोगे तो डायरेक्ट आपको उसमें मिला होगा कि आपका 1800 बीसीई के समय में ये अबंडन इसको कर दिया गया था। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भवभूति, हस्तिमल एंड क्षेमेश्वरा वेयर फेमस। ये सिविल सर्विसेज 2021 में ये पूछा गया था। तो इसमें एक किसी को जानते थे, तो फॉर एग्जांपल भवभूति, भवभूति इसमें आप लोग नाम सुने होंगे। तो भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्या थे? ये प्ले राइट्स थे, यानी कि जो नाटककार थे। नेक्स्ट है, मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्रा हैज बीन एसोसिएटेड विद द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ। तो ये कुम्हरार, एक कुम्हरार है, और बुलंदीबाग, ये भी आपका सीएपीएफ 21 में पूछा गया था, तो सी है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू सातवाहना। सातवाहना रूलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनोमिक्स, ये सही है, माता के नाम से जाने जाते थे, ये फर्स्ट सही है। सातवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियल। जनरली पैट्रिलिनियर का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम जो है पैट्रिलिनियर पिता से पुत्र को प्राप्त होता था। नाम जो है माता से लेते थे, लेकिन शासन जो है पिता से पुत्र को प्राप्त होता था। तो ये 50 हो गए, इसमें से एक क्वेश्चन रिपीटेड ये आ गया था। तो ऐसा हमेशा ये होता, समटाइम क्वेश्चन अब एग्जैक्ट प्रॉपर हर को चेक नहीं किया जा सकता है एग्जैक्ट में, तो समटाइम थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो भी हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आए हुए पहले से हैं, कुछ एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉपर ईमानदारी से इस क्वेश्चन को इनको करते हो, जितना अधिक प्रैक्टिस करते हो। किसी के लिए भी मैं बोलता हूं कि यदि आप 5000 6000 क्वेश्चन को ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं समझता हूं कि उससे अधिक क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। लॉट ऑफ टाइम जब क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम का देखो, जो भी आपको मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज आपका जो आईएएस वाला एग्जाम कहा जाता है, जस्ट आप उसके 10 इयर्स के पेपर को लो, और मान के चलो अभी 2021 हुआ आपका, 2021 में जो भी है कट ऑफ 90 के आसपास ही पेपर 1 में गया है, ऐसा जो भी है एक्सपर्ट या जो लोग कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं, तो वो उनका भी यही है। और जितने भी जगह देखोगे मेजोरिटी कट ऑफ वगैरह जो 90 के आसपास ही है, 90 प्लस माइनस मान के चलो 90 से 95 के बीच में हो सकता है जनरल कैंडिडेट का। तो आज भी 50% से कम जा रहा। और किसी भी ईयर का पेपर लो और सेम एग्जाम का, आईएएस वाला एग्जाम ही सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम 10 इयर्स के पेपर को लेकर के देखो, यानी कि 2000 सपोज 11 से 2011 से 2019 यानी 9 इयर्स का लो, इन क्वेश्चंस को प्रॉपर देखो, और 2020 तक, ठीक है, 2011 से 2020 तक, और फिर 2021 का क्वेश्चन देखो। आप पाओगे कि यदि ईमानदारी से जिसने विद प्रॉपर लॉजिक, अब करंट अफेयर्स को पार्ट को छोड़ दो, किया हुआ होगा, तो वो उसका फायदा जरूर उसको मिलेगा। तो अभी से प्रॉपर तरीका से आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स करें। मेरा जो आपका प्रोग्राम में, मेंटरशिप प्रोग्राम में यही लक्ष्य है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को करो, बेसिक को खुद से करो। मैं अभी बता रहा हूं कि अभी जो फरवरी तक है उसमें ज्यादा मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। पिलर आपको स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो खुद बनाना पड़ेगा। वंस आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर मार्च से है कि मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। इनफैक्ट मैं आपसे ज्यादा मेहनत मार्च से करूंगा। फरवरी तक मैं चाहता हूं कि आप अपना मेहनत करो, मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा, आपको टेस्ट वगैरह लेता रहूंगा, आपको उसको जहां भी डाउट्स होगा, पेपर 2 में भी चलेगा। ऑब्वियसली है कि पेपर 2 में भी चीजों को आपको कुछ लेक्चर, टास्क, फीडबैक टॉपिक्स ये सारे दिए जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों पेपर को बैलेंस रखना है और वर्क करना है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो ये बताना। ओके, थैंक यू।